गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं और इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जानने की कोशिश की कि फेडरलिज्म क्या होता है, भारत में फेडरलिज्म किस तरीके का है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किस तरीके से भारत में है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, कौन ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, पढ़ा, समझा। बच्चों आज अभी तक 6 पार्ट्स मैंने वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं और ये मैं 7th पार्ट आपको दे रहा हूँ। आप अब एकदम कंसंट्रेट हो जाइए और लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को। आपकी स्क्रीन पे इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आपकी नज़र आ रही होगी, व्हेन से, इससे हम लोग पढ़ते हैं। कल मैंने यहीं पे छोड़ा था, अब आगे बढ़ते हैं। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. आज़ादी के बाद जब लोगों द्वारा ये मांग सामने आने लगी, ये डिमांड सामने आने लगी कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाए, तो कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उन लोगों को इस बात का भय सताने लगा कि कहीं इससे देश की अखंडता खतरे में न पड़ जाए, देश बंट न जाए, है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। इसके कारण जो केंद्रीय सरकार थी उस समय, उसने लोगों की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया कुछ समय के लिए कि भाषा के आधार पर जो है राज्य नहीं बनेंगे। रेजिस्टेड है ना, मतलब विरोध किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार कुछ समय तक कर पाई। फिर क्या हुआ? But the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. लेकिन अनुभवों ने ये दर्शाया कि भाषा के आधार पे अगर राज्य बन रहा है, उसका गठन हो रहा है, तो वास्तव में वो तो देश की एकता को और मजबूत कर रहा है, देश को और एक करने में योगदान दे रहा है, देश की एकता को बढ़ा रहा है। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इससे प्रशासन चलाना और आसान हो गया। फिर आगे लैंग्वेज पॉलिसी, यानी भाषा के बारे में सरकार का क्या सोचना था, क्या करना था। A second test for Indian Federation is the language policy. और भारतीय संघ के लिए जो दूसरी परीक्षा थी वो थी भाषा नीति, यानी भारत सरकार किस भाषा में काम करे, किस भाषा को अपनाए, किसको छोड़े, किसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे, किसको राजभाषा का दर्जा दे। ठीक है, ये एक परीक्षा थी। क्यों परीक्षा थी? अगर भारत यूरोप कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा या बड़ा सा देश होता जहाँ की भाषा सिर्फ अंग्रेजी है, पूरे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, या सभी लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं, या सभी लोग डच भाषा बोलने वाले हैं, या सभी लोग जर्मन भाषा बोलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, एक यूनिफॉर्मिटी है, एक ही भाषा बोली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लैंग्वेज को आप नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दे दो, कोई विरोध नहीं करेगा, भाई सब वही बोल रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।
भारत में ऐसा नहीं है। हजारों भाषाएं, बोलियां बोलने वाला देश है ये, है ना। तो अब वहाँ पर किसी एक भाषा को अगर आप प्रियोरिटी देते हैं, वेटेज देते हैं, तो डेफिनेटली जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये भारत के लिए परीक्षा की घड़ी थी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया, ठीक है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को सिर्फ एक आधिकारिक भाषा के तौर पे चिन्हित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था कि भाई चलो सरकारी कामकाज जो है हिंदी में होना चाहिए, होगा, ऐसा नहीं कहा गया, होना चाहिए, ठीक है। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। लेकिन हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, बाकी 60% तो अलग है। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि अन्य भाषाओं की को भी सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको भी वरीयता दी जाए। बिसाइड्स हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे संविधान ने हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को संविधान में शामिल किया। संविधान की जो अनुसूची होती है, जो लिस्ट होती है, उसमें शामिल किया। A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. एक उम्मीदवार जो कि केंद्रीय सरकार के तहत कोई नौकरी करना चाहता है और उसको परीक्षा देनी है उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए, तो वो इन 21-22 भाषाएं जो हैं, जो कि संविधान में एनलिस्टेड हैं, उनमें से किसी भी भाषा का चयन कर सकता है। उस भाषा में वो परीक्षा, लिखित परीक्षा दे सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? सभी भाषाओं को, लगभग भारत की जितनी भी मुख्य भाषाएं हैं, उनको उचित दर्जा, उचित सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। राज्यों को भी इस बात का अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा कि वो अपनी आधिकारिक भाषा का चयन स्वयं करें, खुद वो चुने कि वो अपने सरकारी कामकाज किस भाषा में करेंगे। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, है ना। और बहुत सारी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल, और जो जितना भी सरकारी काम होता है वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है, जो आधिकारिक लैंग्वेज में होता है, वो उस स्टेट की अपने द्वारा चुनी गई भाषा। जैसे उड़ीसा है, अब उड़ीसा में उड़िया भाषा में सारा सरकारी कामकाज होता है, वेस्ट बंगाल में बांग्ला भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा में कामकाज होता है, केरला में मलयालम भाषा में होता है, ठीक है। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. श्रीलंका से अलग हमारे जो नेता थे, हमने वो बहुत ही सावधानी पूर्वक, उन लोगों ने बहुत सावधानी पूर्वक हिंदी का प्रचार और प्रसार करने का तरीका अपनाया, बहुत सावधानी पूर्वक। मतलब इस तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए कि जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, उनको बुरा न लगे, उनकी भावना को ठेस न पहुँचे। श्रीलंका में तो तुम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा, श्रीलंका ने तो ज़बरदस्ती इम्पोज कर दिया सिन्हला भाषा को, तमिल भाषा को कोई दर्जा ही नहीं दिया गया, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया, ठीक है। According to the Constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. हमारे संविधान में ये लिखा गया कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो अंग्रेजों की देन थी, उसमें जो भी कामकाज होगा वो 1965 तक ही होगा, ठीक है।
However, many non-Hindi speaking state demanded that the use of English continue. हालांकि बहुत से जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे, यानी ऐसे राज्य जो हिंदी भाषा नहीं बोलते थे, उन लोगों ने ये मांग रखी कि इंग्लिश का प्रयोग रखा जाए, बंद न किया जाए, है ना। तो है ना, अच्छा ठीक है बच्चों, आज का वीडियो आज यहीं तक, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।